अब देखिएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 9। अब एग्जाम्पल नंबर 9 में है, इससे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 8 कराया गया, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 पहले होगा और उसके बाद जो है एग्जाम्पल नंबर 9 होगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में कहता है ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ एल लंबाई की एक चैन है एंड वेट कैपिटल डब्ल्यू हैंग्स बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, दो बिंदु के बीच में वो लटकी हुई है एट द सेम लेवल, और दोनों बिंदु जो है वो एक ही लेवल पर हैं। एंड वेट डब्ल्यू डैश इज अटैच्ड एट द मिडिल पॉइंट, और मध्य वाले बिंदु पर जो वेट है वो डब्ल्यू डैश लटकाया गया है। इफ के बी द सैग इन द मिडिल, मिडिल वाला जो बिंदु है उसमें सैग के है, प्रूव दैट द पुल ऑन आइदर सपोर्ट इज, तो जो दो सपोर्ट होती हैं आपकी उनमें से किसी पर भी अगर आप लेने जाएंगे, टेंशन लेने जाएंगे सपोर्ट के लिए, पुल यानी कि खिंचाव देने की टेंशन लेने जाएंगे, तो वो टेंशन की वैल्यू प्रूव करनी है आपको के डब्ल्यू अपॉन 12 प्लस एल डब्ल्यू डैश अपॉन 4K प्लस एल डब्ल्यू अपॉन 8K। अब देखिएगा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, 4-5 जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल इसी तरह के होंगे। ये इसके लिए पहले एग्जाम्पल नंबर 9 आपको करना पड़ेगा। जब एग्जाम्पल नंबर 9 हो जाएगा तो उसके बाद ये वैल्यू आपकी, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 8 पहले करना होगा। डायग्राम भी इसका वही है जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 9 का डायग्राम, 8 का डायग्राम था। अब देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है, इसमें मेरी ये पहले चैन लटकी हुई थी, ए बिंदु हो गया है, बी बिंदु हो गया है, ये चैन है और ये मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन ले लेता हूं, ये मेरा मिड पॉइंट है, डी है, इधर लिख देता हूं, ये मेरा वर्टेक्स डी है। अब इस तरह से चैन जो है वो लटकी हुई है, इसके मध्य बिंदु पर जो है वेट आप डब्ल्यू डैश लटका देते हैं, इसका अपना जो भार है वो स्मॉल डब्ल्यू है, और वेट लटकाने के कारण जो डी वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा नुकीला हो जाएगा और आपकी जो स्ट्रिंग है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगी जो कि इक्वल कैटेगरी के पार्ट होंगे। अब थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, ये पोजीशन हो जाती है। ये बी वाला पॉइंट नीचे आ चुका है, ये बी वाला पॉइंट हो गया बी डैश, और यहाँ पर वेट लटका हुआ है डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डैश वेट लटका हुआ है। अब ये ए बी डैश और बी बी डैश इक्वल कैटेगरी के पार्ट होंगे, और आपको सिखाया गया है जब तक कैटेगरी का वर्टेक्स नहीं होगा आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा, एक्स एक्सिस जाएगी और इधर आपकी वाई एक्सिस जाएगी, और ये वाला पॉइंट लेता हूँ मैं, सपोज कर लीजिएगा डी, ये मेरे कैटेगरी का वर्टेक्स सी हो गया और ये मेरा पैरामीटर हो गया है सी। अब जो मेरी चैन है उस चैन की लंबाई मेरी एल है, तो L/2 इधर हो जाएगी और L/2 जो है वो इधर हो जाएगी। अब सी से बी डैश तक की आर्क मान लीजिएगा, सपोज कर लीजिएगा इसे S1 कर देता हूँ, ए पर मेरी टेंशन है T1, एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना रही है, और बी डैश वाले बिंदु पर आता हूँ, यहाँ पर मेरी टेंशन T2 है और ये एंगल बना रही है बीटा। अब ये कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं x2 y2। अब हमसे पूछा गया है पॉइंट ऑफ सपोर्ट पर टेंशन प्रूव करके दिखानी है, पुल प्रूव करके दिखाना है, खिंचाव प्रूव करके दिखाना है। पॉइंट ऑफ सपोर्ट ए और बी है दोनों, इस समय तो हम कैलकुलेशन करते ही नहीं है, ए पर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ए पर मैं टेंशन निकालने जा रहा हूँ और टेंशन निकालने के लिए मुझे डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू वाई का यूज़ करना पड़ेगा।
और यहाँ सैग इन द मिडिल दे रखा है, मिडिल में सैग। अब जो मेरा वर्टेक्स बी पर था वो खिसक करके बी डैश पर आ चुका है, तो मध्य बिंदु जो है मेरी पूरी स्ट्रिंग का जो मध्य बिंदु है वो बी डैश है, तो ये मेरा सैग हो जाएगा डी से लेकर के बी डैश तक का, यानी कि डी बी डैश इज इक्वल टू है के। ये हमें सैग इन द मिडिल दे रखा है, डी बी डैश इज इक्वल टू के हो जाएगा। डी बी डैश इज इक्वल टू जब के हो जाएगा तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा, मुझे y1 निकालना होगा, है ना। जब y1 निकालूंगा तो y1 में अगर मैं k जोड़ूंगा यहाँ से यहाँ तक तो मेरा y2 आ जाएगा और t इक्वल टू w y2 से आंसर मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ, ये सारी थ्योरी जो डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम वही बनाया है जो एग्जाम्पल नंबर 8 में बना था। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डू एग्जाम्पल 8। सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू मिला था 1 प्लस w अपॉन w डैश। tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस w अपॉन w डैश मिला था। ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 पहले बन चुकी थी, अब ये आपकी बन जाती है इक्वेशन नंबर 3। ये आपका आ चुका है, अब इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। अब ये tan अल्फा अपॉन tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस w अपॉन w डैश है। अब मैं tan अल्फा और tan बीटा का यूज करके लगाने जा रहा हूँ s इक्वल टू c tan psi। अब आप लगाएंगे फ्रॉम s इक्वल टू c tan psi एट, एक बार तो आप a पर आ जाएंगे, a तक की चाप देख लीजिएगा, s1 प्लस l बाई 2 इक्वल टू c tan अल्फा हो जाएगा। फिर b पर लगाएंगे आप तो s1 इज इक्वल टू हो जाएगा c tan बीटा। अब इसे डिवाइड कर दीजिएगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो s1 से s1 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस l अपॉन 2s1 इज इक्वल टू c कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा अपॉन tan बीटा। यहाँ से tan अल्फा अपॉन tan बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब आप यूज करेंगे बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 से जब आप वैल्यू यूज करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको L अपॉन 2s1 इज इक्वल टू w अपॉन w डैश। अब यहाँ से s1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसे संभाल कर रखिएगा। s1 इज इक्वल टू आ चुका है L w डैश अपॉन 2w। इस S1 को आप संभाल करके रख लीजिएगा, आपका S1 आ चुका है। यहाँ से S1 की वैल्यू आ चुकी है आपकी L W डैश अपॉन 2W। इस S1 को संभाल कर रख लीजिएगा। अब C tan अल्फा आपका आ चुका है। अब हम अभी हमारे पास C नहीं है हमारे पास। अब आंसर में tan अल्फा और tan बीटा का जो है कोई रोल नहीं होना चाहिए। अब मैं तैयार करने वाला हूं y इक्वल टू c सेट साई फ्रॉम, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। सेक दिया हुआ है, जिस क्वेश्चन में सेक दिया हुआ है उस क्वेश्चन में y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर फार्मूला आपका 100% लगेगा। इसे लेकर के दो जगह आइएगा, ऐड पहले a पर चलिएगा, a पर ये हो जाएगा y2 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s1 प्लस l/2 का होल स्क्वायर। एट b पर आ जाइएगा तो y1 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर। इसे सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, सबट्रैक्ट तो y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर कट जाएगा, s1 स्क्वायर भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा l s1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा l s1। अब देखिएगा y2 है और यहाँ y1 है। अब y2 को y1 के टर्म में खोल सकते हैं, क्योंकि y2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं y1 प्लस b डैश d, तो ये हो जाएगा y1 प्लस k। अब y2 की जो वैल्यू है आपको y1 प्लस k मिल चुकी है। अब यहाँ पर रख दीजिएगा तो y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा k स्क्वायर प्लस का 2y1k इक्वल टू l स्क्वायर बाई 4 प्लस l, और s1 की वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ से l w डैश हो जाएगा और अपॉन में 2w हो जाएगा।
यहाँ से k की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो 2y1 k इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर डब्ल्यू डैश अपॉन 2w और माइनस का हो जाएगा k स्क्वायर। अब 2k से डिवाइड कर दीजिएगा, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 8k हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर डब्ल्यू डैश अपॉन 4w आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का k/2। अब यहाँ से मेरा जो है y1 आ चुका है, अब y2 की वैल्यू में y1 प्लस k है, क्योंकि y2 इक्वल टू y1 प्लस k है तो यहाँ k/2 हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 8k प्लस एल स्क्वायर डब्ल्यू डैश अपॉन 4w और प्लस यहाँ हो जाएगा k/2। अब ये y2 कोऑर्डिनेट मेरा आ चुका है। टेंशन एट ए पर टेंशन देख लीजिएगा, T का फार्मूला WY होता है, T की जगह टेंशन T1 है, T1 इज इक्वल टू W/2। स्मॉल w एकांक लंबाई का भार है, तो इसे तोड़ दीजिएगा, पूरी चैन का भार W अपॉन L और y2 की वैल्यू में एल स्क्वायर अपॉन 8k प्लस एल स्क्वायर डब्ल्यू डैश अपॉन 4w और प्लस k/2। तो T1 इज इक्वल टू W अपॉन L अंदर ले जाइएगा, तो ये हो जाता है LW अपॉन 8k हो जाएगा प्लस यहाँ भी L कट जाएगा, LW डैश अपॉन 4k हो जाएगा और प्लस KW अपॉन 2L। और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 के लिए दोबारा सुन लीजिएगा। पहले आपको एग्जाम्पल नंबर 8 करके tan अल्फा अपॉन tan बीटा का रेशियो निकालना है, फिर S इक्वल टू C tan साई दोनों सिरों पर जाकर के लगाना है रेशियो से, फिर वैल्यू S1 की निकलनी है। और जैसे ही आपका S1 आएगा आपको y स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर लगा देना है 2 पॉइंट पर, एक सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर और एक नीचे वाले पॉइंट पर, है ना। और दोनों जगह कैलकुलेट माइनस करने के बाद आपका y1 आ जाएगा, y1 में k जोड़ेंगे तो आपका y2 आ जाएगा। आप देखिएगा इस जैसे जितने भी सवाल हैं मैं उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कहाँ कहाँ है क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10 आपका हो ही चुका था, अब एग्जाम्पल नंबर 11 पर आइएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 में है ए यूनिफॉर्म चैन ऑफ लेंथ 12, एक 12 लंबाई की चैन है एंड वेट कैपिटल W, वेट कैपिटल W है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स, दो बिंदु से लटकाई गई है ए एंड बी इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों बिंदु जो है वो एक ही क्षैतिज रेखा में होने चाहिए। ए लोड P इज नाउ सस्पेंडेड फ्रॉम द मिडिल पॉइंट B ऑफ द चैन, चैन के मध्य बिंदु से B से एक लोड लटकाया गया है जिसका मान P है, एंड द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो AB इज फाउंड टू बी H। और जब B बिंदु भार P लटकाने के कारण नीचे नई वाली स्थिति में आ जाता है तो जो गहराई है वो H पाई जाती है। शो दैट ईच टर्मिनल टेंशन इज, तो टर्मिनल टेंशन नीचे दे रखी है जो आपको प्रूव करके दिखानी है। अब इसमें देखिएगा क्या चेंज होगा। अब ये जो DB डैश है इस K की जगह आपका H हो जाएगा, है ना। और यहाँ लंबाई 2L है तो यहाँ बाई 2 हट जाएगा, यहाँ बाई 2 हट जाएगा, ये हट जाएगा, और W डैश की जगह आपका P हो जाएगा, W डैश की जगह आपका P हो जाएगा। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इसी क्वेश्चन की नकल मार दीजिएगा। एक तो जब K है, K की जगह आपका H हो जाएगा, है ना, और जो लंबाई L थी अब L की जगह 2L हो गई है, तो यानी कि हम कहेंगे डू एग्जाम्पल 9, जहाँ K है उसे हटा करके H डाल दीजिएगा, जहाँ L है उसे हटा करके 2L डाल दीजिएगा, और जो स्मॉल w है जब स्मॉल w की वैल्यू तोड़ेंगे तो ये हो जाएगी कैपिटल W अपॉन 2L हो जाएगी, है ना। और K हट गया है, L हट गया है, 2L हट गया है, और जहाँ W डैश है W डैश को हटा करके P डाल दीजिएगा, W डैश को हटा करके P डाल दीजिएगा और आपका आंसर जो है तैयार हो जाएगा। तो ये होमवर्क में चला जाता है
एग्जाम्पल नंबर 11 के बाद फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 ये भी जो है बिल्कुल इसी तरीके का है। 5 में है ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 12 लंबाई की चेन है, ऐसा कैसे रहेगा, एंड वेट 2 स्मॉल डब्ल्यू। और ध्यान दीजिएगा जो चेन का वेट है, चेन का वेट क्या है 2 स्मॉल डब्ल्यू, तो यानी कि कैपिटल डब्ल्यू की जगह आप 2 स्मॉल डब्ल्यू डालेंगे। इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स, वो 2 बिंदु से लटकाई गई है इन द सेम हॉरिजेंटल लाइन, दोनों एक ही हॉरिजेंटल लाइन में है। ए लोड स्मॉल डब्ल्यू इज नाउ सस्पेंडेड फ्रॉम द मिडिल पॉइंट ऑफ द चेन, चेन के मध्य बिंदु से लोड लटकाया गया है स्मॉल डब्ल्यू ऑफ द चेन, एंड डेप्थ ऑफ द दिस पॉइंट बिलो द हॉरिजेंटल लाइन इज एच और क्षैतिज रेखा से इस बिंदु की जो दूरी है वो स्मॉल एच है। शो दैट द टर्मिनल टेंशन इज 1/2 W 2L² + H² अपॉन LH, ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो आप क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, dV डैश सही है और लंबाई जो है लंबाई 2L दे रखी है, लंबाई 2L दे रखी है, और आप ये चेंज करेंगे dV डैश सही है और यहाँ P की जगह स्मॉल w हो जाएगा, जो P होगा P की जगह स्मॉल w हो जाएगा, और चेन की लंबाई 12 हमारी ऐसी कैसी काम करेगी, सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे तो dV डैश इक्वल टू h है। तो आप क्या करेंगे, जो कैपिटल W है उस कैपिटल W की जगह 2 स्मॉल w रखेंगे, और जो W डैश है W डैश की जगह स्मॉल w रखेंगे। अब ये चेंज कर दीजिएगा, कैपिटल W की जगह 2 स्मॉल w हो जाएगा, W डैश की जगह स्मॉल w हो जाएगा। अब यही देख लीजिएगा, जब आप W + W डैश करेंगे तो W की वैल्यू 2W हो जाएगी और W डैश की वैल्यू स्मॉल w हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी कि इसी क्वेश्चन में यहाँ मैं करने जाता हूँ tan अल्फा बटे tan बीटा की जो वैल्यू है, इसी क्वेश्चन को आपको मैं करके दिखा देता हूँ पूरा, क्योंकि मुझे इसे क्वेश्चन को करना नहीं पड़ने का, मैं इसी में जो है मिटा करके क्वेश्चन को करता रहूँगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अगर इक्वेशन में एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे तो 2 को W से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा। ये लाइन ऐसी की ऐसी रहेगी, और यहाँ एट A पर जब जाएंगे तो यहाँ S1 + L हो जाएगा। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ L/S1 होगा, tan अल्फा अपॉन tan बीटा हो जाएगा, tan अल्फा अपॉन tan बीटा हो जाएगा। जब इक्वेशन नंबर 3 से मान रखेंगे तो यहाँ L/2 हट जाएगा, और ये W/W डैश की जगह 3 आ चुका होगा। 3 नहीं, 3 tan अल्फा बटे tan बीटा की वैल्यू है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको S1 = ये मिल जाएगा आपको L/2, S1 की वैल्यू L/2 मिल जाएगी। अब यहाँ देखिएगा फ्रॉम y² = c², पर जब y2² आएंगे तो ये अपॉन का 2 हट जाएगा, ये भी रब कर देता हूँ मैं, अपॉन का 2 हट जाएगा, y1² y2² माइनस ये अपॉन का 4 हट जाएगा, और यहाँ 2LS1 आ जाएगा। अब y2 की वैल्यू तोड़ देंगे यहाँ पर, y1 + k की जगह हमारा h आएगा, तो ये h हो जाएगा, यहाँ h² हो जाएगा, और 2y1h हो जाएगा, और यहाँ अपॉन का 4 हट जाएगा L², और प्लस यहाँ पर हमारा 2L है, और 2L S1 की वैल्यू आपके पास L/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2l स्क्वायर। यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो है आपकी जो वैल्यू है 2l की वैल्यू, ये s1 की वैल्यू l/2 है, तो l स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 2y1h होगा, तो यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ अभी से, तो 2y1h इज इक्वल टू हो जाएगा 2l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, तो y1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन h हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा और माइनस का h/2 हो जाएगा, क्योंकि y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h हो जाएगा, तो l स्क्वायर अपॉन h और प्लस का यहाँ हो जाएगा h/2। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो ये हो जाता है 2l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 2h। जब आप लेने जाएंगे टेंशन एट ए, तो T1 इज इक्वल टू आप, अब यहाँ पर जो चैन का भार है वो स्मॉल w में चला हुआ है, लटकाया हुआ भार जो है वो भी स्मॉल w में चल रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में स्मॉल w एकांक लंबाई का भार होता है, तो नोटेशन बदल दीजिएगा। आप ऐसे करेंगे w'/2 देयर w dash is weight of per unit length, जो w dash है वो एकांक लंबाई का भार हो जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू w dash के लिए w लेंगे आप 2w लेंगे और चैन की पूरी लंबाई 2l लेंगे, और y2 की वैल्यू आपके पास 2l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन 2h पड़ी हुई है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो T1 इज इक्वल टू w अपॉन 2 बाहर और अंदर 2l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन HL। और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा एक ही क्वेश्चन करने से आपके 3 क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं। अब मैंने लिख दिया है कि एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 डू नॉट डू इट। ज़्यादा सवाल मत करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 तो खैर बहुत ही बड़ा सवाल है, 12 भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 14 में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब लास्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल 15, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। इस लास्ट एग्जाम्पल में इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P एंड Q ऑफ ए कैटेनरी आर एट राइट एंगल, कैटेनरी के दो बिंदु P और Q आपको इस प्रकार से लेने हैं कि जब उस पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। प्रूव दैट द टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द आर्क PQ, तो जो आर्क PQ आपने ली होगी उसकी जो टेंशन होगी उस पर आर्क इज इक्वल टू द वेट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इक्वल हाफ द आर्क PQ। तो यानी कि जो चाप आप PQ लेकर के चलेंगे उस PQ के मध्य बिंदु पर जब आप टेंशन लेने जाएंगे तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि वो जो टेंशन होगी वो PQ वाली आर की क्या जो वेट होगा उसके आधे के बराबर होगी, इक्वल टू हाफ द आर्क ऑफ PQ। यानी कि PQ आर का जितना वेट होगा उसका आधा अगर करेंगे तो आपको टेंशन का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, ये है ये मेरी कैटेनरी हो जाती है। ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा और ये पैरामीटर सी हो जाएगा। आप सपोज कर लीजिएगा कोई बिंदु में यहाँ पर पी लेता हूँ। आप ये सपोज करिएगा कि कोई बिंदु जो है मैंने पी लिया है, अब मैं इस पर एक टेंजेंट खींच देता हूँ। जहाँ भी टेंजेंट जाएगी उसे जाने देना। ये बिंदु P पर टेंजेंट खींच दी गई है। मान लीजिएगा इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये बिंदु P हो गया है, सही है। अब बिंदु P हो गया है। अब दूसरी शर्त यह है कि दो बिंदु P और Q इस प्रकार से लेने हैं कि उन पर जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। तो देखिएगा अगर यहाँ से मैं 90 डिग्री बनाता हुआ आता हूँ तो इस तरह से मेरी टेंशन आएगी। ये मेरा टेंजेंट आ रहा है और ये बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है और ये पॉइंट है मेरा Q। ये P और Q मेरे पॉइंट हो चुके हैं, दोनों पर 90 डिग्री है। सपोज कर लीजिएगा P पर बनने वाला एंगल जो है वो psi1 है
तो ये 90 होगा, तो इधर भी 90 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस साई 1, 90 माइनस साई 1। अब यहाँ पर कैटेनरी वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि कैटेनरी के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसमें कैटेनरी के लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेशन करने हम नहीं गए हैं। हमने हमेशा सारी कैलकुलेशन जो है वो राइट हैंड साइड से करी है। तो हमने जो एंगल लिया है टेन साई जो एंगल लिया है वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया है। देखिएगा होता क्या है, अगर हम कैटेनरी के लेफ्ट वाले हिस्से पर जाकर के कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक्सिस पलटनी पड़ती है। तो फिर क्या होगा, ऑरिजिन इधर हो जाएगा, इधर एक्स एक्सिस लेंगे और इधर वाई एक्सिस लेंगे, तो एंगल ना फिर निगेटिव डायरेक्शन से लेना पड़ता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, जब बिंदु पी पर फार्मूला लगाने जाएंगे तो एंगल लेंगे साई 1, है ना, और जब बिंदु क्यू पर फार्मूला लगाने जाएंगे तो 90 माइनस साई 1 लेंगे। तो इधर वाली जो कैटेनरी है उसके लिए एक्सिस इधर बनानी पड़ती है। तो इसलिए हम नॉर्मली जो है कैलकुलेशन दाई तरफ करते हैं जिससे एक्सिस का कोई चक्कर ना हो, है ना, बनानी ना पड़े। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे इधर भी जाना है और इधर भी जाना है, दोनों तरफ मुझे जाना है। ये है कैटेगरी का वर्टेक्स जो है मेरा सी हो गया है। और रही बात मध्य बिंदु की, डायग्राम के हिसाब से देखिएगा पी क्यू का मध्य बिंदु जो है यहाँ कहीं बैठेगा। मान लीजिएगा पी क्यू का मध्य बिंदु जो है वो आर है, और पी क्यू का जो मध्य बिंदु है वो मेरा आर है। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर मुझे लेने हैं, या यहाँ तो कोऑर्डिनेट की मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आर के कोऑर्डिनेट ही मैं साइड से लिख लेता हूँ। मान लो ये कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब मुझे बिंदु r पर टेंशन चाहिए, तो r पर टेंशन के लिए मुझे WY1 का यूज करना पड़ेगा, तो मेरे पास y1 होना चाहिए। अब कैलकुलेशन करने लगते हैं। लेट ACB इज ए कैटेगरी विद वर्टेक्स C, given that the tangent at P and Q are at right angle। P और Q पर बनने वाले जो एंगल हैं वो राइट एंगल है। Let R be the midpoint, let R be the midpoint of RPQ। जो चाप PQ है उसका मध्य बिंदु जो है आपने R ले लिया है। अब ऐसा मान लीजिएगा CP है और CQ1 है, यहाँ से यहाँ तक की चाप आप S1 मान लीजिएगा, और यहाँ से यहाँ तक की चाप आप S2 मान लीजिएगा। लेट R CP इक्वल टू S1 R CP इक्वल टू S2। दोनों बिंदु की चाप आपके पास आ चुकी है। दोनों बिंदु पर सामने एंगल आपको दिख ही रहा है। एक जगह आपका एंगल साई 1 है और एक जगह एंगल आपका साई 2 है। अब ये आ जाइएगा फ्रॉम S इक्वल टू C tan साई। सबसे पहले आइएगा आप P पर, R हो जाएगी S1 इक्वल टू C tan साई 1। एट Q पर आइएगा S2 इक्वल टू C tan 90 माइनस साई 1 इक्वल टू C cot साई 1। अब S1 भी आपके पास आ चुका है और S2 भी आपके पास आ चुका है। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिएगा, R मिड पॉइंट है, चूंकि R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, देन अब R आपका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आर्क RP इज इक्वल टू आर्क RQ। R से दोनों तरफ की जो चाप होंगी वो आपकी बराबर होगी। अब इन्हें तोड़ दीजिएगा और C से R तक की कुछ आर्क मान लेता हूं मैं, ये S मान लेता हूं। तो देखिएगा RP को देखिएगा, RP जब निकालने जाएंगे तब S1 माइनस S करेंगे। अब RQ को देखिएगा, इसके लिए S प्लस S2 करेंगे, S प्लस S2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा S इक्वल टू S1 प्लस S2 अपॉन 2। यहाँ से आपको S की वैल्यू मिल गई है S1 प्लस S2 अपॉन 2। साइन गलत हो गया है, S इक्वल ये मिलेगा आपको S इक्वल टू S1 माइनस S2 अपॉन 2। अब यहाँ से वैल्यू आपकी आ चुकी है
तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी c/2 हो जाएगा और ये tan psi1 हो जाएगा और माइनस का cos psi1 हो जाएगा। अब इस s को संभाल कर रखिएगा। अब मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है y की। अब मुझे y चाहिए। अब मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूँ फ्रॉम y² = c² प्लस s²। एंड इस फार्मूले को आप बिंदु r पर लगाइएगा। अब बिंदु r पर जाकर के देखिएगा जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 हो जाएगा। y1² = c² प्लस s तो अपनी जगह ऐसा का ऐसे ही है। अब c² है, अब इसकी वैल्यू डाल दीजिएगा यहाँ पर, c² डाल देंगे तो ये हो जाएगा y1² = c² प्लस c²/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा tan psi1 माइनस cot psi1। अब c²/4 में बाहर ले लूँगा तो ये हो जाएगा tan psi1 माइनस cot psi1 का होल स्क्वायर और प्लस 4। अब tan psi1 और cot psi1 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 1 मिलता है। तो इस समय जो मेरा फार्मूला है ये लग रहा है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab अगर करते हैं तो ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला जो है मेरा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से मेरी वैल्यू आ जाती है y1² = c²/4। ये हो जाएगा मेरा tan psi1 प्लस cot psi1 का होल स्क्वायर। c को अंदर ले जाइएगा, यहाँ से आपको y1 = मिल जाएगा c tan psi1 प्लस c tan psi2 और अपॉन 2। ये हो जाता है y1 = s1 प्लस s2 अपॉन 2। अब s1 और s2 को ऐड कर लीजिएगा, टोटल लेंथ ये हो जाता है r/pq अपॉन 2। अब ये ले लीजिएगा, रिजल्ट आ रहा है आपका टेंशन एट मिड पॉइंट r t = w/1। तो ये हो जाएगा t = w/2 और आर्क pq। स्मॉल w एकांक लंबाई का भार होता है और आर्क pq से मल्टीप्लाई कर रखी है आपने, तो ये हो जाएगा चैन pq का वेट। तो t = हो जाता है 1/2 वेट ऑफ आर्क pq। और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो जाता है। अब लास्ट एक्सरसाइज आ जाती है। लास्ट एक्सरसाइज का आर्टिकल है 3.7 अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कैटेनरी। कैटेनरी का अप्रॉक्सीमेशन है, यानी कि अब हम बताने वाले हैं कि जो कैटेनरी है वो किस प्रकार, अगर अप्रॉक्सीमेट अगर उसका लिया जाए तो वो किस प्रकार से हो जाती है। कैटेनरी के दो तरह के केस बनते हैं अप्रॉक्सीमेशन में। एक तो बनता है कि इसका जो शेप होती है वो पैराबोला की तरह से होती है, और दूसरा ये कि अप्रॉक्सीमेशन जो है वो इसका हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन है वो एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह से होता है। अब होता क्या है, आप ये देखिएगा खंबे पर तार बंधे रहते हैं, टेलीफोन के तार देखिएगा, बिजली के तार देखिएगा। बिजली के जो खंबे होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, और जो आपका वो तार होता है उसमें वो लटका हुआ जो होता है, तार बिल्कुल सीधा नहीं होता, वो थोड़ा सा ढीला बंधा होता है। तो ये टेलीग्राफ की जो वायर है, खंबे के जो तार हैं, ये टाइटली स्ट्रेच वायर के बारे में आप बात कर रहे होते हैं। यानी कि अभी तक तो हम चैन को फ्रीली लटका रहे थे, लेकिन अब हम इसे कस करके बांधेंगे। तो कस करके अगर हम बांधते हैं तो स्पान यानी कि 2x की वैल्यू जो है बहुत बढ़ जाती है, और जो पैरामीटर c है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी जो अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कैटेनरी आ रहा है ये उन स्थितियों के बारे में बात कर रही जा रही है जिस तरह की खंबे पर तार बंधे होते हैं। अब इसमें हाइपरबोलिक वाले क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपका फार्मूला y = c cos हाइपोलिक x/c लगेगा, या s = c sin हाइपोलिक x/c लगेगा। अब इस चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज आने वाली है, 4-5 क्वेश्चन और है, हमारा चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। फिर यह है द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। The Cartesian equation of catenary y = c cos hyperbolic x/c, c
ये हो जाएगा e टू दी पावर x अपॉन सी प्लस e टू दी पावर माइनस x अपॉन सी अपॉन 2। ये हो जाता है यहाँ पर। यही काम कर लेते हैं। हाइपरबोलिक का एक्सपेंशन तो बीएससी गार्डन में पढ़ ही चुके हैं। अब इसके एक्सपेंशन से ले लेते हैं। तो ये y इक्वल टू हो जाता है सी कॉस हाइपरबोलिक का 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स टू दी पावर 4 अपॉन सी टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। ये आ जाता है इफ एक्स अपॉन सी इज वेरी स्मॉल देन नेग्लेक्ट हायर पावर ऑफ एक्स अपॉन सी। एक्स अपॉन सी की आप हायर पावर छोड़ दीजिएगा तो y इक्वल टू सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सी स्क्वायर तो y इक्वल टू सी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 सी इंटू वाई माइनस सी। अब देखिएगा ये आपकी जो क्वेश्चन आ गया, ये जो प्रॉब्लम आ चुकी है, ये इक्वेशन जो आ गई है वो पैराबोला का आ गया है। Which is equation of parabola, which is equation of parabola with latus rectum नाभिलम 2c हो जाएगा, latus rectum 2c and vertex 0,c। तो आपने इस तरह से देखा कि जो आपका कैटेनरी होती है वो कैटेनरी पैराबोला की शेप भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त बनती है कि एक्स अपॉन सी जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन पर विचार करते हैं, या ऐसा लिख देता हूं, एग्जाम्पल ऑफ सच केसेस आर वायर ऑफ ट्रांसमिशंस। इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो ट्रांसमिशन के वायर होते हैं, चाहे वो टेलीफोन के तार हैं या बिजली के तार हैं, सब ट्रांसमिशन सब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं किसी न किसी चीज को। और सेकंड केस में हो जाता है व्हेन एक्स इज लार्ज, when x is very large। अब एक केस ये बनता है y इक्वल टू हम ले लेते हैं c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c 3/2 e टू दी पावर x अपॉन c प्लस e टू दी पावर माइनस x अपॉन c। अब x को हम बहुत लार्ज कह रहे हैं तो x अपॉन c बहुत लार्ज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो है माइनस जो है लगा हुआ है e की पावर में, तो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। अब ऐसे लेते हैं x of e to the power minus x upon c will be very small। ये बहुत छोटा हो जाएगा तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा c/2 e to the power x upon c। अब e to the power x upon c वाले जो कर्व वो एक्सपोनेंशियल कर्व कहलाते हैं, which is an exponential कर्व। ये जो है आपके एक्सपोनेंशियल कर्व कहलाते हैं। और x कब लार्ज होता है? जब आप वर्टेक्स से दूर हटते हैं। जब कैटेनरी वर्टेक्स से दूर की तरफ चले जाएंगे तो x बढ़ता चला जाएगा, तो s और c तो फिक्स होता है। तो x जब बहुत बड़ा हो जाता है तो x की वैल्यू ऐसे, यानी कि मतलब जब आप कैटेनरी को किसी तार को कस के बांधते हैं तो वो कैटेनरी की जो शेप होती है वो पैराबोला की तरह से होती है। लेकिन जब आप वर्टेक्स से बहुत दूर हट जाते हैं और कोनों की तरफ जाते हैं जहाँ पर कि आपने उसे बांध रखा है, तो वहाँ पर जो आपका कर्व है वो एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह से काम करने लगता है। यानी कि एट पॉइंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम vertex catenary behave as exponential
जैसे जब आप बहुत दूर की तरफ चले जाते हैं तो आपकी कैटेगरी जो है वो एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह से बिहेव करने लगती है।